दोस्तों नमस्कार। आज इस होपकास्ट के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछली एपिसोड में जब हम बात कर रहे थे गजट के बारे में, जो एफएमजीएल गजट 18 नवंबर 2021 को आया था, उस गजट में और 2002 के रेगुलेशन स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन में क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या उसमें डिफरेंसेस हैं उसके बारे में, और बहुत सारी बातें हम लोग ने बताया था। और ये हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम एक नए एपिसोड में आगे एफएमजीएल के बारे में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ने चेंज किया बताया, क्या क्या एम्बेसीज, जितने भी इंडियन एम्बेसीज अलग अलग देशों में हैं उन्होंने क्या क्या एडवाइजरी गाइडलाइन जारी किया, वहाँ के कॉलेजों के बारे में, वहाँ के करिकुलम के बारे में, वहाँ के इंटर्नशिप के बारे में, वहाँ के लाइसेंस के बारे में। इस पे आज हम लोग बात करेंगे। और ये बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी एडवाइजरी को पढ़ते हैं या किसी गाइडलाइन को पढ़ते हैं, तो ये हमको लगता है कि ये रूल्स है या इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाया जा सकता है। तो ये हम बात करेंगे कि क्या एडवाइजरी गाइडलाइन या रूल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, रूल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, एडवाइजरी का क्या इम्पोर्टेंस होता है, किसी गाइडलाइन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। इस पे हम लोग हम्म, बात करेंगे। आज हम अलग अलग कंट्री पे बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग कंट्री तमाम तकरीबन 25 से 30 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। काफ़ी लंबा हम्म, हो जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ ओवरव्यू पे, जो इंडियन एम्बेसीज हैं अलग अलग देशों में, उन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड को लेके क्या क्या एडवाइजरी जारी की, कितनी बार जारी की, ऐसा क्या था कि हर महीने एडवाइजरी बदल रही थी, एक एक एडवाइजरी के बाद दूसरा एडवाइजरी, दूसरे के बाद तीसरी एडवाइजरी आ रही थी। ऐसा क्या चीज़ था, या इंडियन एम्बेसी समझ नहीं पा रहा था चीज़ों को, या फिर इंडियन एम्बेसी से कुछ लोग करवा रहे थे इन सारी चीज़ों को। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे डिटेल्स में। तो आज का जो पूरी टॉपिक रहेगी वो जितने भी इंडियन एम्बेसीज हैं उनके एडवाइजरी पे। और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं काफ़ी जाने माने हैं, आप लोग इनको मानते हैं। अब तो मैं कंसल्टेंट कहना भूल ही गया हूँ, अब तो मैं इनको एक्टिविस्ट ही कर रहा हूँ। एमबीबीएस अब्रॉड एक्टिविस्ट हैं ये। और इन्होंने काफ़ी कोशिश किया, इंडियन एम्बेसी जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं उसको लिखने का, ईमेल लिखने का, आरटीआई करके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आरटीआई करके, कि कितना इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठा कर सकूं जो जिनविन इंफॉर्मेशन हो। और हमारे जो इनोसेंट बच्चे हैं जो अब्रॉड में अपने सपनों को लेके जाते हैं कि मैं डॉक्टर बन के आ जाऊंगा, काफ़ी होनहार बच्चे हैं, उनके साथ कोई चिटिंग ना हो जाए, उनका भविष्य अंधकार में न चला जाए। तो उनके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जैसे ही 18 नवंबर 2021 को, 18 नवंबर 2021 को एफएमजीएल आता है, उसके बाद इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन था जीरो था, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। किस कंट्री में क्या रूल है, किस कंट्री का क्या करिकुलम है, किस कंट्री का क्या कोर्स ड्यूरेशन है, क्या वहाँ लाइसेंस है नहीं है, या फिर वहाँ इंटर्नशिप होता है या नहीं होता है। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया और मेहनत करके अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी इनकी लड़ाई जारी है, पीएमओ से लेके एनएमसी तक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लेके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक, यहाँ रोड से लेके इंडियन एम्बेसीज तक। मैं उनको स्वागत करता हूँ। रवि कौल साहब हैं, बाय प्रोफेशन ये भी कंसल्टेंट हैं, लेकिन अभी ये एमबीबीएस अब्रॉड का एक्टिविज्म कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रवि सर, थैंक यू, वेलकम टू होपकास्ट। कैसे हैं नमस्कार। आप? फर्स्ट क्लास, मजे में, आनंद, मतलब क्या चाह रहे परम हैं, आनंद। इंडियन एम्बेसी को सोने नहीं देंगे? नहीं, बात इंडियन एम्बेसी को सोने की बात नहीं है। देखिए, अगर आप विदेश जाते हैं, देश में आपकी सरकार आपके पीछे है, चाहे स्टेट हो या सेंटर हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो आपका ख्याल रखती है। तहसील लेवल पे तहसील वाले रखते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट, तहसील वगैरह पंचायत लेवल पे एक्शन के लिए आएगी। उसी तरह से अगर आप विदेश जाते हैं तो वहां पे आपका गार्जियन धरती पे कोई कहीं नहीं है, सिर्फ मात्र है आपकी इंडियन एम्बेसी। 18 नवंबर, सबसे पहले आपको भी मैं करेक्ट करूं, बार बार हर एक आदमी यही बोलता है 18 नवंबर को गैजेट आया, 18 नवंबर को नहीं आया। उस पे 18 नवंबर की डेट तो ऊपर है,
लेकिन इट हैज बीन पब्लिश्ड ऑन 22 नवंबर। राइट। जो मुझे ई गैजेट ऑफ इंडिया जो है या जो ये पब्लिश करते हैं, उन्होंने भी लिख के दिया है कि इट इज द 22 नवंबर इज द पब्लिशिंग डेट, नॉट 18 नवंबर। ठीक। उसके बाद हम लोग मिले, मीटिंग की, आपस में कई लोग मिले, बातचीत की, भैया इसका क्या है, इस गैजेट में क्या है। तो लाइटली सबने पढ़ा तो जरूर कि हाँ भैया ये अब्रॉड एजुकेशन पे तो दिक्कत हो जाएगी। जो बच्चे निकल गए थे निकल गए, जो नहीं गए थे वो रुक गए। लेकिन अचानक थोड़े दिनों बाद ही कुछ इससे पहले कि हम कुछ सोच सकें, यूक्रेन की जंग शुरू हुई, तो हम उन बच्चों के सेटलमेंट के लिए बिजी हो गए। आते आते 1 सितंबर 2022 भी आ गया। हम लोग कोशिश कर रहे थे, आरटीआई किया, फोन किए, विजिट किए, कोशिश लोगों ने, एनएमसी जा जा के। तो वहां से एक ही जवाब आता है, गैजेट ऑफ इंडिया पे जो सेक्शंस लिखे हैं वही लिख के आते थे, और जो चीज बच्चों को समझ नहीं आ रही थी। इवन बस इन्होंने एनएमसी का कुछ जो भी केस एक दिखाया गया कि हाई कोर्ट चेन्नई साउथ में कहीं पे चला, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उस पे हेयरिंग आ गई, उस पे डिसीजन भी एक हिसाब से आ गया, बहुत कुछ हुआ उस गैजेट के ऊपर। यानी कि आप गैजेट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, जैसा कई लोगों ने कहा। दो इट हैज लॉट ऑफ लूप होल्स, इसमें काफी कमियां हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इतने बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है ये एनएमसी, उन्होंने जो गैजेट बनाया यही 22 नवंबर 2021 को, उसमें बहुत जो बहुत बहुत डिटेल्ड चीज है, वो हर एक शब्द में कुछ ना कुछ निकलता है। लेकिन उसके बाद जितने भी गैजेट निकल रहे हैं, उसका तालमेल एफएमजीएल गैजेट के साथ बैठता ही नहीं है। वो सबसे बड़ी समस्या है। तो अब 1 सितंबर आ गया, सोचा क्या करें। तो 1 सितंबर को लगभग मैंने 10 15 20 एम्बेसियों को ईमेल लिखा 2022 में। उनको 7 8 क्वेश्चन लिखे कि भाई ये समस्या है, जरा आप ही बताइए। एनएमसी तो नहीं बता रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो अब्रॉड से ही पूछते हैं कि वहां क्या सिचुएशन है। 1 सितंबर के मेल का किसी भी एम्बेसी से कोई जवाब नहीं आया। 22 सितंबर 2021 को सुबह में बैठा हूं, मैं कहा यार ये तो बड़ी दुख की बात है, हमारा देश के बच्चों का भविष्य अंधकार में है, क्या किया जाए। तो 22 सितंबर 2021 को मैंने ईमेल दोबारा लिखने शुरू किए सेम एम्बेसियों को। और इस बार मैंने हर ईमेल की कॉपी, जो भी ईमेल मैंने एम्बेसी को लिखा, वो फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन डेप्यूटी मिनिस्टर्स, सबको बीसीसी कर दिया। भगवान का शुक्र है कि संडे का दिन आया था। मेरे ख्याल से 22 सितंबर 2021 शायद संडे था, आई डाउट इट। वर्किंग डे तो नहीं था मेरे ख्याल से, क्योंकि उस दिन 3 एम्बेसियों से मेल के कुछ मिनट बाद मेरे पास फोन आता है, सर आपने ईमेल भेजा है। मेरा मन प्रसन्न हुआ, चल फॉरेन मिनिस्टर को बीसीसी करने से कुछ तो एक्शन हुआ। एनएमसी जवाब नहीं दे रही है, इंडियन एम्बेसी जवाब नहीं दे रही है, इन्होंने जवाब दिया। फोन आए 2 3 एम्बेसी का, वियतनाम से आया, ताजिकिस्तान से आया, और भी 2 का आया कि पूछताछ की भाई ये वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने फोन पे बात की और जो मेरे सवाल थे, जो उन्होंने वर्बली सवालों का जवाब दिया, वो कल को जब उन्होंने एम्बेसी की वेबसाइट पे डाले, उसमें और जो मुंह से बोला गया था उसमें विरोधाभास था। वियतनाम की इंडियन एम्बेसी ने क्लियर कट बोला कि प्लीज डोंट सेंड इंडियन स्टूडेंट्स टू दिस प्लेस, यहां इंडियन फैकल्टी नहीं है, यहां नर्सरी में इंग्लिश टीचर नहीं है, तो एमबीबीएस इंग्लिश में कैसे पढ़ाया जाएगा, बहुत हल्की क्वालिटी है। इसी तरह से ताजिकिस्तान या बाकी कॉलेजेस ने भी बोला। और फाइनली जब एडवाइजरीज डाली गई, मोस्टली कंट्रीज की एम्बेसीज ने एडवाइजरी जो डाली, वो मेरे ही सारे क्वेश्चन है, बी इट चाइना, बी इट एनी अदर कंट्री। 99% एम्बेसीज की जो एडवाइजरी है, सारे क्वेश्चन मेरे हैं, आंसर एम्बेसी ने दोस्तों मैं दिए। बता दूं कि एक एक कंट्री पे इस एपिसोड में बात करना मुश्किल है। ये जितने मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तकरीबन 40 कंट्री के में जो इंडियन एम्बेसीज है उसने भेजा है। और एक एक
कंट्री के डिटेल्स, एक एक कंट्री के रूल्स रेगुलेशन, उसके ऊपर बात करेंगे। वो तो तकरीबन कम से कम आपको हजारों पेज में है। ये पूरी की हम्म। पूरी इंडियन एम्बेसी जो एडवाइजरी जारी की है या आरटीआई का जवाब दिया है या ईमेल का जवाब दिया है, वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और इस टोटल डॉक्यूमेंट्स के एक टोटल एक आपके कंट्री, पास 81 फाइलें भेजी है मैंने। एग्जैक्टली, 80 इसमें 81 फाइल्स है। बोस्निया हुई है, मालदोवा है, मलेशिया है, सब। किर्गिस्तान है, काजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, हम्म। बेलारूस है, रशिया है, चाइना है, जर्मनी है, इजिप्ट है। इजिप्ट है, हम्म। हम्म। वियतनाम है, उसके बाद इटली है। तमाम कंट्रीज हम्म। हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। मोस्टली जो बच्चे प्रेफर करते हैं जिस कंट्री को पढ़ने के लिए, उनसे जवाब मांगा गया। ऐसी सर क्या जरूरत पड़ गई कि आपने जवाब मांगा, उसका पर्सनली तो आपको मेल आया ही आया। हम्म। आखिर इंडियन एम्बेसी को क्या जरूरत पड़ी? क्या इंडियन एम्बेसी ने अपने हिसाब से ये सारे एडवाइजरी को जारी कर दिया, या फिर वहाँ के कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर से बात करके या कॉलेज से बात करके उन्होंने एडवाइजरी को जारी कर दिया? इसके साथ एक चीज और भी जोड़ दूं, क्या हम्म। इंडियन एम्बेसी ने वहाँ के कंसर्न मिनिस्ट्री से या कंसर्न हम्म। एजेंसी से बात हम्म। करके एडवाइजरी जारी किया, या जो उसके इन्फ्लुएंसर थे या जिनसे उनको लगा कि इनसे पूछ लेता हूँ, यही चीज मैं लिख के दे देता हूँ? ये बात इसलिए पूछना जरूरी हो जाता है कि कई कंट्रीज में जो इंडियन एम्बेसी है अपनी एडवाइजरी को बदली, इतनी जल्दी जल्दी बदली कि समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसके पीछे चल क्या रहा है। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले, जैसे ही मैंने सवाल भेजे, फोन भी आ गए, मेल भी आया, मेल पे क्वेश्चन आंसर आए कि हमने ये वेबसाइट पे डाल दिया। मैंने वेब एक कंट्री का अभी नाम ले लूंगा, जब हम कंट्रीज का डिस्कस करेंगे तब उस पर ओके। बहस करेंगे। उस कंट्री का जैसे वो आया, मैंने पीडीएफ बना के अपने कॉन्ट्रैक्टर्स की ग्रुप में डाला। कॉन्ट्रैक्टर्स की ग्रुप में से एक कंसल्टेंट का फोन आता है, सर ये आपने ग्रुप में क्यों डाला? मैं कहा भाई इंडियन एम्बेसी ने भेजा है ऐसे ऐसे। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है, हम तो ये देखिए आप 2 दिन में बदल जाएगी। मैं कहा बहुत बढ़िया है। ये हुआ कि 7 दिन के बाद वो बदल गई। दोनों हालांकि नोटिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बट उसको समझने की जरूरत है। टेक्निकल लैंग्वेज दोबारा यूज की गई ताकि बच्चों को समझ ना आए और लपेटे में आ जाए। जिसका लिटरल प्रो- मीनिंग कोई ना समझ पाए, हाँ। लीगल मीनिंग हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली। पहली वाली जो एडवाइजरी थी परफेक्ट थी, करेक्ट थी, जो एक्चुअल में है कानून उस कंट्री का। लेकिन दूसरे में लैंग्वेज चेंज करने पे उसका नॉर्मल जो कॉमन आदमी है उसका मतलब वही निकालेगा जो अभी कंसल्टेंट चाहता है। किर्गिस्तान की तो बात नहीं, काजाकिस्तान की तो बात नहीं कर नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, नाम फिलहाल छोड़िए। ओके। और लेकिन जो दूसरी में क्या है, टेक्निकली जैसे इंडियन एम्बेसी लिख रही है ताकि चल भैया तेल लेने जाए, ये तो कंफ्यूज होते रहे बच्चे, हमें कोई मतलब नहीं है, बच्चे आ जाए। अब यहाँ पे समस्या क्या है, देखिए, एक जैसे बेलारूस की मैं एग्जांपल देता हूं। पहला अल्फाबेटिकली बेलारूस है। बेलारूस की एम्बेसी ने मुझे 1 2 3 4 5 फाइल भेजी, 4 फाइल भेजी। एक मिनिस्ट्री से लेटर था उनके पास, और 3 लेटर थे कॉलेजेस के। मिनिस्ट्री की लेटर मेरे हिसाब से ऑथेंटिक है, दैट शुड हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो मिनिस्ट्री की जो लेटर है वो कुछ और बता रही है वहां की मेडिकल एजुकेशन के बारे में। और कॉलेज की तीनों लेटर, उनका भी थोड़ा सा डिफरेंस है आपस में, लेकिन वो डिफरेंट वर्जन बता रही है। अब सही क्या है? मिनिस्ट्री तो गलत नहीं हो सकती है ना। हाउ कैन मिनिस्ट्री भी, ये कॉलेजेस कैन बी करेक्ट? तो कंसल्टेंटों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे नहीं ये कौन ये मिनिस्ट्री का लेटर है, हाँ। और मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है और कॉलेज का स्टेटमेंट है, दोनों काफ़ी कंट्राडिक्टरी है। बहुत और ज्यादा। जब हम लोग कंट्री वाइज करेंगे तो इस पे सारी डिटेल्स में बात इस होगी। पे डिस्कस, हाँ ओके। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि मैंने ये लिखा था हर ईमेल में कि भाई ये जो डिटेल्स हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स, प्लीज गेट देम वेरीफाइड बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री, जो मेडिकल एजुकेशन जो वहां पे गवर्न करती है, उनसे पता की। लेकिन कई एडवाइजरीज में ये लिख के आया कि हमने फलां कॉलेज से बात की, उन्होंने ऐसा बताया। कईयों में आया कि हमने इस कॉलेज के बच्चों से बात की, उसकी बेसिस पे हम ये लोग लिख रहे हैं।
एक कंट्री ने तो क्लियर कट लिखा कि हमने ये लिख तो दिया है, हमने ये बच्चों से और किसी और लोगों से पूछ के लिखा है, लेकिन हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते। तो भाई फिर क्यों डाल रहे हो भाई, इस चीज को क्यों डाल रहे हो? ये इससे तो बच्चा ही बर्बाद होगा, आप जिम्मेवारी भी नहीं ले रहे हो और वहां से ये लिख रहे हो। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उनको इंडियन एम्बेसी का फर्ज क्या है, व्हाट दे शुड हैव डन। फर्ज मैं नहीं कह सकता, उनकी वो ड्यूटी है, जो भी वो कर रहे हैं, दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट दे आर डूइंग। दे आर इनटू द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ राइट। द कंट्री, बी इट अब्रॉड और इंडिया। क्योंकि उसके बैड रिजल्ट्स अगर आएंगे तो हमारी कंट्री पे ही आएंगे। जहां तक मैंने लिखा भी है एनएमसी में, कि वो जीरो गिनने मुश्किल हो रहे हैं कि कितने जीरो, मैंने उनको लिखा है कि इतना फॉरेक्स लॉस होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब 45,000 इंटू 6,000 आप कीजिए, कितना लॉस हो रहा है, वो कितने बनता है, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। वो मतलब मैंने कईयों को बोला जरा इसको यूनिट टेंस में बता के करिए, तो सारे थक गए, नहीं यार मेरे से गलती हो रही है, इकाई दहाई सैकड़ा भी कर दिया, यूनिट टेंस 100,000 भी कर दिया। बोल रहे नहीं मुझे नहीं लग रहा ये पहले आता है कि वो पहले, तो दे कुडंट काउंट इट। तो ठीक है, इतना अमाउंट फॉरेक्स हमारे को लॉस होगा, तो इंडियन एम्बेसी कैन विल दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट? कि हम मैंने सवाल ये किए थे कि भैया ये एफएमजीएल गैजेट आया, ये चीजें मांग रहा है, सेक्शन 4 ही मेन हमारा था, सेक्शन 4 के ऊपर मैंने सवाल, उन्होंने वहां चाहे जिससे भी पता किया हो, जिससे भी पूछ के वो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे, दे शुड हैव कंफर्म्ड इट फ्रॉम द एनएमसी। क्या ये चीजें अगर हमारी इस कंट्री में है, आर these things going to satisfy the FMGL gadget, so that we put it on the website with authority कि भैया ये कंट्री आपको इस एफएमजीएल गैजेट को फुलफिल फॉलो करती है, फुलफिल और करती यू है। आर सेफ इन दिस कंट्री एज फार एज मेडिकल एजुकेशन इज कंसर्न। बट एम्बेसी कभी नहीं, दे डिड नॉट डू इट। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट। नहीं वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट था। मैं जो हम्म। भी जो मेरे देखने वाले हैं या जो पसंद करने लगे हैं आजकल, मैं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर या बहुत बड़ा वैसा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके पास हम्म। इंफॉर्मेशन ला रहा हूँ। आपको एक इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी रवि सर ने कहा था कि इंडियन एम्बेसीज ने जिस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए था उस पे काम नहीं किया, और एडवाइजरी निकालना शुरू कर दिया, कॉलेज से बात करके, स्टूडेंट से बात करके, अलग अलग लोगों से बात करके। लेकिन कभी भी बहुत कमी ऐसी इंडियन एम्बेसीज अलग अलग देशों में है जो उसके एक्चुअल जो अथॉरिटी है जो उसको डील करता है उससे बात करके एडवाइजरी निकाला। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाता है कि जो बच्चे, जो जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, बच्चे तो हैं 17 साल के 18 साल के बच्चे हैं, इनोसेंट ही तो होंगे, उनको कुछ पता नहीं है। और सबसे आश्चर्य ये लगता है, मेरे पास ऐसे ऐसे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ कि क्या आपको एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता है, उनको पता है कि ऐसा क्या कुछ है क्या, क्या आपको इंडियन एम्बेसीज के कुछ एडवाइजरी के बारे में आपको पता है, मुझे नहीं पता है। और ऐसे जो इनोसेंट या मासूम जो फैमिली है उसका फ़ायदा मार्केट में बैठे बहुत ऐसे कंसल्टेंट हैं, ब्रोकर हैं, एजेंट हैं जिसका हम्म। जिसको ले रहे हैं। अब मैं यहाँ हम्म। बच्चों से ये एक चीज़ बता दूं कि आपको ये चीज़ समझ लेना पड़ेगा कि रूल्स और एडवाइजरी एंड रेगुलेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, गाइडलाइन और रेगुलेशन में क्या अंतर होता है। इंडियन एम्बेसी जितना भी लेटर दिया है या जितना भी एडवाइजरी या गाइडलाइन दिया है, वो चीज़ मैंडेटरी नहीं है, वो चीज़ कहीं भी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है। वो एक बस रिकमेंडेशन होता है, एक रिकमेंडेशन होता है कि हमने ये चीज़ बताया। कोई भी गाइडलाइन या कोई भी एडवाइजरी चैलेंजेबल नहीं होता है, चैलेंजेबल आपका एक्ट या रेगुलेशन होता है। तो आप उस कंट्री में जा रहे हैं, जहाँ भी पढ़ने जा रहे हैं, राइट टू एजुकेशन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप भी अपने हिसाब से उस कंट्री में कॉलेजों को देखिए, हर कंट्री में अच्छे कॉलेज हैं, हर कंट्री में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन आप तय करके जाइए। तो ये दोनों में अलग है, लॉ और रेगुलेशन ये मैंडेटरी है, ये इम्प्लीमेंट आप पे होगा, लेकिन गाइडलाइन ऑप्शनल है। आप मानना चाहें तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहता है नहीं मान सकते हैं।
उसको आने वाले समय में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इंडियन एम्बेसी के एडवाइजरी के ऊपर जितने भी बच्चे जा रहे हैं वो थोड़ा देर रुकें, सोचें, समझें, और उस एडवाइजरी और एनएम्स एफएमजीएल जो एनएमसी ने निकाला है नवंबर 2021 में, वो दोनों को पढ़ लें, फिर वो तय करें कि उनको विदेश में पढ़ने जाना है या नहीं जाना है। सर आप कुछ सवाल पूछ रहे थे या? हाँ, मैंने ये कहा कि इस बीच में हम लोग वकीलों से भी मिले, लॉ फर्म से भी मिले कि भाई ये एफएमजीएल गैजेट है, ये नेक्स्ट गैजेट है, ये एफएक्यूज है, ये वो है, ये है, मतलब कई चीजें हमने दिखाई। उसके बाद हमने एडवाइजरीज दिखाई इंडियन एम्बेसी। वो बोले सिंपल सी बात है, जो मैंने सेक्रेटरी एनएमसी से भी बात की एंड ही एग्रीड, कोई भी पब्लिक नोटिस, कोई भी एफएक्यूज, कोई भी चीज कैन नॉट सुपरसीड द गैजेट नोटिफिकेशन, नंबर वन। और वकीलों का ये कहना है कि एक तो ये पब्लिक नोटिस वगैरह कोई वैल्यू नहीं रखता, उस हिसाब से दैट सिंपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका ये मतलब है या वो मतलब है, लेकिन मतलब आपको फाइनली गैजेट में ही ढूंढना है। Exactly. कानून वही रहेगा। और इंडियन एम्बेसी आपको कुछ भी लिख के देती है, वेदर इट्स ऑन वेबसाइट और ऑन इन आरटीआई रिप्लाई और ईमेल या कहीं भी, इट इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट अनलेस कंफर्म्ड बाय द एनएमसी, नंबर वन। उस टाइम भी एनएमसी का गैजेट ही स्टैंड करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में। इन चीजों का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इंडियन एम्बेसियों ने हाफ हार्टेडली ऐसी एडवाइजरीज दी हैं, उन्होंने बच्चों को एजुकेट नहीं किया है कि इस कंट्री में ये एजुकेशन है। उन्होंने इनडायरेक्टली बच्चों को उस कंट्री में जाने के लिए अट्रैक्ट किया है। उन्होंने दे आर मार्केटिंग फॉर दोज कंट्रीज थ्रू दीज एडवाइजरी। वो एजुकेट नहीं कर रहे हैं बच्चों को। इंडियन एम्बेसी फॉरेन मेडिकल को प्रमोट कर रही है और नेशनल मेडिकल कमीशन फॉरेन मेडिकल एजुकेशन को स्टॉप कर रही है। ये मजेदार चीज है। इट्स नॉट ओनली स्टॉप, देखो ब्रदर, स्टॉप नहीं कर रही है। मैं ऑनेस्टली आई एम सपोर्टिंग द एफएमजीएल गैजेट। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, तभी हम एक साथ बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये गैजेट वाकई में काफी जो कमियां है मेडिकल एजुकेशन अब्रॉड में, उसको साफ करने के लिए बहुत जरूरी है। यही नहीं, हम देख रहे हैं एफएमजीएल गैजेट को, हम दूसरे गैजेट्स को नहीं देख रहे हैं जो इंडियन मेडिकल एजुकेशन को साफ करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये दोनों जगह के लिए कर रहे हैं। हाँ, हम चूंकि इट इज अफेक्टिंग अस एज कंसल्टेंट्स, इसलिए हमें लग रहा है कि दे आर टू हार्श ऑन अब्रॉड। अब्रॉड में क्या हो रहा है ये आपको भी पता है, मुझे भी। वी हैव टू बी केयरफुल। अगर हम आज नीम हकीम बना रहे हैं तो ये हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को का ही इलाज करेंगे। उसमें मेरे बच्चे भी होंगे, मेरे हमने तो बनाया है। अगर 2012 से 2021 तक का नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का अगर रिपोर्ट देखें तो तकरीबन 1,17,000 प्लस बच्चे आज भी डॉक्टर नहीं बन पाए। बिल्कुल, उनके पूरी जीवन बर्बाद हो रही है, उनके पैसे बर्बाद हुए। ये उन बच्चों को नहीं पता था कि हम किस कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने। ये हमारे दुबे जी यहाँ पे आपको मैं टोकूंगा। एक कुछ बच्चे आज मेरे बातचीत कर रहे थे, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दी, तो कर दिया। मैंने कहा चलो करो, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रांसफर लो। फिर मैंने आज एक पेरेंट से पूछा, आप लोगों ने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की? किसी भी कंट्री की है तो क्या चूज की? बोला सर हमें नहीं पता, बच्चों ने ये किया वो किया। ठीक है, मैं कहा ओके, नो प्रॉब्लम। कह रहे पता नहीं इसका कोई बैच आया है क्या? मैं कहा ठीक है। मैंने 2012 से आज तक का एफएमजी रिजल्ट का वो किताब खोली। 2014-15 में उस कॉलेज से 75 बच्चे आए, और जिस बार 75 बच्चों ने एग्जाम दिया है, एक बच्चा क्वालिफाई किया है। ठीक, उसके बाद से हर साल 12 बच्चे एपियर होते हैं। पहले 75 थे, उसके अगले साल 17 बच्चे एपियर हुए, एक बच्चा क्वालिफाई हुआ है। समझ लीजिएगा स्टैटिस्टिक्स। और उसके बाद से आज तक लगातार हर साल 12 बच्चे एपियर हो रहे हैं। 75 में से सिर्फ 17, फिर 12 एपियर हो रहे हैं। टोटल 4 बच्चे पिछले 10 साल में पास हुए, और उस ऐसी यूनिवर्सिटियों में हम लोग बच्चे भेज रहे हैं। आई एम नॉट कंसिडरिंग कि एफएमजी रिजल्ट जो है दैट्स एनी क्राइटेरिया।
मैं उस चीज को नहीं नहीं, मानता हूं। कई बच्चे कहते एफएमजी हैं रिजल्ट ना, अपने आप में काफी कंट्रोवर्सी है, और जिस स्कूल कंट्रोवर्शियल में है वो, था तो वही कि तो मैं कह रहा हूँ। कंसल्टेंट उस ये रिजल्ट करते को मैं हैं। मानता नहीं हूँ, बट हालात देखिए क्या है। या तो बच्चा पढ़ के नहीं आया, या तो कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था, कहीं तो पंगा है। सर नहीं, यू इस हैव टू बी। एफएमजीएल हाँ, का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो एफएमजीएल बोल रहे हैं, जो एफएमजीएल एन रिजल्ट एन बी। आता है, हाँ एनबी का, हाँ। जो उसका 12 से लेके 21 तक का जो डाटा अवेलेबल है, दिक्कत यह है कि जिस कॉलेज में 1500 बच्चे, 1000 बच्चे पढ़ने गए एमबीबीएस, हाँ, और वो वहां कहाँ गए? वो बच्चे कहाँ गए, उस कॉलेज में से बच्चे जो आ रहे हैं तो 300, 400, 10, 200 100, अपीयर हो रहे 100, हैं, 50, 250। 50। और हमारे कंसल्टेंट इसको ऐसे प्रमोट करते हैं, किसी कॉलेज से दो दो बच्चे अपीयर हुए, उसमें से एक पास हो गया, इस कॉलेज हम्म। का 50% स्प्रिंग टेस्ट रिजल्ट है। भाई ये कौन सी क्राइटेरिया है? किसी कॉलेज में एक ही बच्चा पढ़ के आया किसी कॉलेज से, एफएमजी में अपीयर हो हंड्रेड रहा है, परसेंट 100% एक रिजल्ट पास। है, और उसको लेके अपने मुखपत्र में, खास करके हम्म। जो महाराजा लोग हैं, महारानी लोग हम्म। हैं, डालते हम्म। हैं। ये अपने आप में हाँ। कंट्रोवर्सी है। आप बच्चों को मत झेलिए, बच्चों कुछ को। दिन पहले कुछ दिन पहले मैं ग्रुप में डाला था एक न्यूज आइटम। उस साल 50+% क्वालिफाइड हुए थे इसमें बच्चे। एक आया था मनीला बाई एमबीबीएस पे आर्टिकल, मुन्ना बाई चाइना चाइना के ऊपर आर्टिकल आया था। उसके बाद मैंने उस जर्नलिस्ट से पूछा, जब 2 बार वो मेरे पास आई, ठीक है आर्टिकल छाप दी, मैं कहा यार एक चीज बताओ, एफएमजी में रिजल्ट में प्रॉब्लम है, ये है। मैं डिस्कस किया, वो लड़की ने आर्टिकल छापा, सर मेरे याद नहीं है 2005 या 7 में कुछ ऐसा, 50% प्लस रिजल्ट आया था, हाईएस्ट रिजल्ट पास परसेंटेज। अचानक उस दिन कैसे हुई मुझे नहीं पता। ये भी एक अ, सवाल है, फिर बहुत हम बड़ा सवाल है। वापस आते हैं एडवाइजरी पे। क्या हाँ। एडवाइजरी इंडियन एम्बेसी ने एनएमसी से बातचीत करके किया, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करके किया, या कॉलेज से बात किया? बहुत जगहों तो कॉलेज से बात करके दिया, जिसका कॉलेज का भी उन्होंने अटेस्ट कर दिया है। जहाँ पे हम्म। मिनिस्ट्री से बात करके उन्होंने वही एडवाइजरी निकाला, उसमें मिनिस्ट्री को भी अटेस्ट कर दिया है। लेकिन कई ऐसे एम्बेसीज हैं कई देशों में, जो सिर्फ अपने लेटर हेड पे एडवाइजरी निकालते गए और बदलते गए। हम्म। और इसका हश्र ये हुआ, जब उनको पता चला कि हम जो कर रहे हैं ये कितना गलत है, लास्ट में उन्होंने लिखना शुरू किया कि इसका जवाब अब हमारे पास नहीं है, आप एनएमसी को एनएमसी से पूछिए। पूछिए। हम्म। तो ये गजट निकालने में इतनी जल्दीबाजी एम्बेसीज को क्यों थी? ये वही तो समझ नहीं आ रहा। इनको वेरीफाई करना चाहिए था पहले एनएमसी से, कि भाई ये यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, वहां की सरकार से पूछ के फिर एनएमसी से अप्रूव करवाना चाहिए था, इज इट वैलिड और नॉट। तब उसके बाद इनको उस पे जाना चाहिए था। यही तो मैं एनएमसी को क्या, अभी मिलके जब है उस टाइम भी मैंने कहा कि यू एजुकेट देम, आप वहां से डाटा लाओ। बोलो वो क्यों नहीं हमसे पूछ रहे हैं? आप लोगों ने जब लिखा है, एम्बेसी हमको क्यों नहीं लिख रही है? हम उनको जवाब दे देंगे, वो आप वहां का डाटा क्राइटेरिया हमें भेजे। प्रॉब्लम है कि दोनों या तो ईगो में है, लेकिन पिस रहा है बच्चा, फाइनली बर्बाद बच्चा होगा। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ये एडवाइजरी है जो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है, एक जस्ट हम्म। ए रिकमेंडेशन है, जैसे हम और आप हम्म। किसी को रिकमेंड करते हैं कि भाई तुमको ये वाच लेनी है, तुम इसको हम्म। ले लो या वो ले लो, तुमको जो अच्छा यस, लगे, यस। हम जाते हैं, हम एक खरीद के आ जाते हैं। तो जब ये वो रिकमेंड जो ये एडवाइजरी है कोर्ट में एडमिशेबल नहीं है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, तो जो बच्चे इस एडवाइजरी को पढ़ के या इस एडवाइजरी के बिहाफ पे अलग अलग देशों में एमबीबीएस ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या हो सकता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। यही तो अनफॉर्चुनेट है, यही बहुत ज्यादा दुखद है, क्या इस बहुत एडवाइजरी दुखद। को पढ़ के बच्चों को उस कंट्री में एडमिशन लेना चाहिए एमबीबीएस का? मेरे हिसाब से एज ए नहीं लेना पेरेंट्स चाहिए। अगर मैं पूछूं, एज ए एक्टिविस्ट पूछूं, एज ए कंसल्टेंट एडवाइजरी एडवाइजर पूछूं, आपका क्या राय हो सकता है? मैंने तो काम करना बंद कर दिया इन्हीं चीजों को देख के, क्योंकि मैंने जब देखा हालात ये है। आज भी जैसे बच्चों को ट्रांसफर मिला, वो बोले कहाँ जाए, मैंने कहा भैया मुझे नहीं पता, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि हम ट्रांसफर के लिए तो लड़ सकते हैं, ट्रांसफर कल को मिल भी जाएगा, और सबसे बड़ी लड़ाई होगी उसके बाद जाए तो जाए कहाँ। परसों नहीं सर, एजुकेशन फिर भी टाइम्स में एक तो फिर आर्टिकल मैं। आया था, हाँ। आपने पढ़ा होगा। हम्म।
आर्टिकल में काफ़ी चीज़ों को, कई कंसल्टेंट की भी बात उसमें उसमें आया है, लेकिन उसमें जो मैं कोट करना चाहता हूँ, जो एनएमसी के बेनेकर मैडम हैं, उन्होंने तो उसमें भी बोल दिया है कि मैंने तो बोल दिया हम्म, है बच्चों से कि कि अगर मत जाओ। एफएमजीएल फुलफिल करता है तो जाओ, अदरवाइज तुम अपना फ्यूचर खुद से डिसाइड करो कि क्या होगा। तो ये कौन बताएगा बच्चों को कि कौन सी कंट्री एफएमजीएल फुलफिल करती है? समस्या तो ये है। देखो, आप भी नहीं बताओगे, एनएमसी नहीं बताएगी, एम्बेसी नहीं बताएगी कि कौन फुलफिल कर रही है। हु विल टेल देम? इट्स मी हु द कंसल्टेंट, आई विल टेल देम, भैया आओ, मेरी कंट्री है, मेरा फला मेरी जगह पे कॉलेज है, ऑफिस है, उसको वहीं फॉलो वहीं करो। पे एडमिशन करो, यहीं पे मैं यहीं सर्टिफिकेट दूंगा। दे हैव टू बिलीव मी, दे व्हाट, देखो, एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो दिमाग में, आप मुझे बताइए, आपको एनएमसी के बारे में जानकारी कब लाइफ में हुई? मेरे को 2000 सन 2002 में प्रैक्टिकली एमसीआई के बारे में पता चला। हाँ, एमसीआई में कोई एक्ट होता है, एमसीआई में ये चेंज हुआ है, एमसीआई का ये कानून है, ये 2002 में मुझे पता चला। तब तक मुझे कि एमसीआई नाम की कोई एजेंसी है और पता नहीं उसका था। मेडिकल एजुकेशन पे कोई रोल है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे को मेडिकल से लेना देना नहीं था, बिल्कुल। मैं डॉक्टर नहीं था। बिल्कुल। अब जो स्टूडेंट है, ये स्कूल में बेचारा पिस पिस के पढ़ रहा है, हम्म। उसको अब एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए, हम्म। क्या उसको पहले जानकारी ये लेनी पड़ेगी कि क्या इसकी एजेंसी एमसीआई है, एनएमसी है, एक्स वाई जेड? यार वो कहाँ ही दिखता, वो स्कूल से निकल के फॉर्म निकल गए, अखबारों में ऐड आ गया, उसने अप्लाई कर दिया, निकल गया, चाहे वो इंडिया या अब्रॉड। पहले यही होता था ना, हर कॉलेज अपना अपना एग्जाम लेता था। अब उसको क्या पता कि मुझे एमसीआई भी जाना पड़ेगा? ये उनको कौन बताएगा? वो तो एमसीआई बताएगी ना, या एनएमसी बताएगी। क्या ये ऐसे दुबे आर्टिकल? जी, आपको पता होगा, जब एमसीआई नोटिफिकेशन कभी निकालता था, पब्लिक नोटिस, वो अखबार में छपती थी। बिल्कुल। आज टीवी पे क्यों नहीं दिखाते 2 मिनट के लिए कि भाई बच्चों को इन्फॉर्म किया जा रहा है, जो मेडिकल एजुकेशन अब्रॉड के लिए जाना चाहता है, वो XYZ वेबसाइट पे, इस लिंक पे अपना अपना भविष्य पहले हो सकता जान ले, समझ ले। हो सकता है वो ऐसा क्यों नहीं कर रही है? हो सकता है वो नोटिफिकेशन एनएमसी के लिए प्रायोरिटी, एनएमसी के पास प्रायोरिटी में ना हो। वही तो, दैट्स द अनफॉर्चुनेट। तो आ, वी आर ब्लेमिंग स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट को ये करना चाहिए, नहीं, वो करेगा स्टूडेंट्स, कहां से पता? देखिए, +2 करके अगर कोई बच्चा आता है एज ए स्टूडेंट और आपसे ये बात करना चाहता है कि आप एक कंसल्टेंट हैं, इस बिजनेस को करते हैं, 100 हजारों बच्चों को आपने अपना परामर्श दिया है, कंसल्टेशन दिया है, तो ये मान के आता है कि आपके पास मुझसे बेहतर नॉलेज होगा, मेरे हम्म। फ्यूचर को आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन क्या है आप मुझे पूरी बता दीजिए, उसके बाद उस बच्चे को छोड़िए कि भाई तुमको करना क्या है। लेकिन इसके पलट जो अभी हम जो कंसल्टेंसी या एजेंसी चला रहे हैं, ये हम्म। एक तो हम बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं कि बच्चों को न ये इस एडवाइजरी के बारे में बता पा रहे हैं, ना बच्चों को एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन के बारे में बता पा रहे हैं। जो लाइन आप। जिसके लिए सटीक है हम्म। वो एडवाइजरी दिखा दे रहा है, हम्म। जो लाइन जिसके लिए सटीक है वो एफएमजीएल गजट दिखा दे रहा है। गजर दिखाता, तो बिल्कुल। क्या इसमें सबसे ज्यादा रोल जो इसमें बच्चों के साथ, बच्चों के फ्यूचर के बर्बादी के साथ है, एनएमसी का है या कंसल्टेंटों का है? आपदा में अवसर कहते हैं इसको। एनएमसी बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, बच्चों ने अप्रोच किया है, ईमेल्स लिखे, जवाब नहीं आते, सिंगल लाइन कुछ भी जवाब आता है, उसका अवसर में बदल दिया कंसल्ट, पैसा कमाने के लिए हमने किया, इस्तेमाल किया, पैसा कमाओ, वो करते रहे जो कुछ करते रहे, दोनों उसमें जिम्मेवार है। और अगर एनएमसी वाकई में स्ट्रिक्ट अपना ड्यूटी निभाती, कंसल्टेंट की हिम्मत नहीं थी कि वो मिसयूज करता इस चीज को। और सबसे बड़ी दुख की बात है, दुबे जी आपको भी पता होगा, आपके पास भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आए होंगे जो मेडिकल के प्रोफेशन में है, उन्होंने भी बच्चे अब्रॉड भेजे होंगे आपके थ्रू, बिल्कुल। मेरे थ्रू भी। कहते हैं ना कि नाई अपने बाल नहीं काट सकता, हम्म। वैसे ही हम्म। वो डॉक्टर पेरेंट भी, उसको भी उस टाइम
प्रैक्टिकली वो ब्लॉक हो जाता है। हर एक के साथ ये होता है। मेरे पास अगर मेरे बच्चे के लिए कोई डिसीजन होता है तो मैं दूसरे से पूछता हूँ। बिल्कुल। उसी तरह से वो डॉक्टर होते हुए भी वो एनएमसी एमसीआई ना करके वो भी कंसल्टेंट पे इतना भरोसा करते हैं। ये कंसल्टेंट पे पूछो मत, हद से ज्यादा फेथ है कंसल्टेंट्स पे। अरे नहीं सर, उन्होंने कंसल्टेंट ने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा है, उन्होंने दिखाया, उनकी वेबसाइट पे लिखा है। हम्म। यहां तक मैंने कई बच्चों को दिखाया कि ये देखो मेरी वेबसाइट है, मैं एडमिन हूं इस वेबसाइट का, आपका नाम यहां पे लिख रहा हूं एज डायरेक्टर, और 5 मिनट में मैंने नाम भी हटा दिया। मैंने कहा देखो, तो वेबसाइट से कभी भी कुछ हट सकता ना। नहीं 22/11 का नोटिफिकेशन एनएमसी ने हटाया ना, बिल्कुल कैसे हटाया? बिल्कुल। यही चीजें। जो ये तमाम वेबसाइट या ये जो एडवर्टाइजमेंट या टेली कॉलिंग होता है और जिस तरह के बच्चों को बताया जा रहा है आज के डेट में, रूल्स रेगुलेशन को तोड़ मरोड़ को, ये हम्म। अपने आप में बहुत खतरनाक है। और बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स को लिए कि जिनका सपना है कि उनका बच्चा बेटा या बेटी डॉक्टर बने, उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। लेकिन हम्म। आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, इस चीज़ को कभी भूलिए नहीं। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं तो इंडियन हम्म। एम्बेसीज के एडवाइजरी पे को भरोसा करके उसको एक रूल के तरह मान के आप उस कंट्री में मत जाइए। आपको आने के बाद एफएमजीएल से ही गवर्न होना पड़ेगा और रेगुलेट होना बिल्कुल। पड़ेगा। इस चीज़ को आप हमेशा बिल्कुल। ध्यान में रखिए, तभी आपका बिल्कुल। आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। आप जिस बिल्कुल। कॉलेज में जा रहे हैं उन कंसल्टेंटों से बात कीजिए कि जहाँ पे जो भी कॉलेज में भेज रहे हैं वहाँ के रूल्स क्या है, एफएमजीएल का रूल्स क्या है, पढ़िए, आपके एडमिशन मिल हम्म। जाएंगे। किसी बिल्कुल। कंसल्टेंट के बहकावे में, किसी एजेंट के बहकावे में, किसी ब्रोकर के हम्म। बहकावे में मत आइए। खुद से पढ़िए। हम्म। पेरेंट्स को जी। भी मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, एक बच्चे के अपने बच्चों का डिसीजन लेने के लिए पेरेंट्स कमज़ोर हो जाता है, लेकिन आप इतना भी कमज़ोर मत होइए कि आने हम्म। वाला समय आपका और हम्म। आपका बच्चे का अंधकारमय हो जाए। तो बिल्कुल। सर, ये एडवाइजरी जो चल रही है, हम्म। इस एडवाइजरी को क्या चैलेंज तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो एफएमजीएल है इसको अभी तक ये जो अब्रॉड एमबीबीएस फैटर्निटी के कंसल्टेंट या एजेंसीज हैं, इसको अभी तक चैलेंज क्यों नहीं किया गया कोर्ट में? सिंपल, उनका काम चल रहा है, उनकी दाल रोटी के बल्ले मुर्ग मुसल्लम चल रहा है, तो उनको क्यों करना है? उनका तो रोटी चल रही है ना। वो ये टारगेट लेके चल आएंगे, 2028 में होगा जो देखा जाएगा, तब हम भाग जाएंगे, और क्या होगा। मेरे विचार से ऐसा ही लग रहा है। मतलब अल्टीमेटली इस एडवाइजरी से, एफएमजीएल से उन कंसल्टेंटों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ा। उन्हें सिर्फ और अरे सिर्फ छोटे छोटे सब एजेंट के एजेंट तक अभी भी काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। नहीं, जब सबका काम चल रहा जो है, और मेन बच्चे भी जा रहे हैं क्योंकि वो आ रहे हैं बहकावे में। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी दुखद है। ये काफ़ी दुखद है कि हम्म। कंसल्टेंट बच्चों को अवेयर नहीं कर पाए और बच्चे भी बिल्कुल। कंसल्टेंट के ऊपर भरोसा करके हम्म। विदेश जा रहे हैं, मोटी रकम खर्च कर रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप याद रखिए बिल्कुल। जब आप वापस आएंगे तो आपके पास एक A4 साइज की डिग्री के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो कहीं भी बिल्कुल। जाने ये से पहले किसी भी एडवाइजरी को अगर आपको कोई दिखाता है, उसके साथ आप एफएमजीएल को लीजिए और पूछिए उस कंसल्टेंट से कि एफएमजीएल और इस एडवाइजरी में अगर कंट्राडिक्शन होता है तो किसको माना जाएगा, एफएमजीएल को माना जाएगा या इस एडवाइजरी को माना जाएगा। अगर वो कंसल्टेंट आपसे कहता है कि इस एडवाइजरी को माना जाएगा, आप उससे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने एग्रीमेंट करवाइए और फिर आगे का डिसीजन लीजिए। लेकिन वो जो आप एग्रीमेंट करेंगे वो एग्रीमेंट ही रहेगा, बाद में आपको मिल सकता है, कंपनसेशन मिल सकता है, लेकिन आपका वो 5 या 6 साल बर्बाद हो गया रहेगा। समय नहीं मिलेगा, वो समय। समय वापस नहीं आ सकता है। पैसे भी आप कमा सकते हैं लेकिन उस समय कहाँ फ्यूचर से आएगा? खत्म। कहाँ से पैसा आएगा? भी आएगा, समय नहीं आएगा, और फ्यूचर खत्म। तो आज हम लोग जिस एक ओवरव्यू देने की कोशिश किए कि एडवाइजरी में क्या है, एडवाइजरी और रूल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, किस पे कौन प्रिवेल करेगा। आने वाले समय में हम लोग एक एक कंट्री पे जो इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी है और उस कंट्री का जो मेडिकल से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन लॉज हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे।
और मैं चाहूँगा कि सर आपकी प्रेजेंस इस पूरी जर्नी में, जब तक ये एडवाइजरी का डिस्कशन चल रहा है या रूल्स रेगुलेशन का चल रहा है, मैं चाहूँगा कि आप समय दें। और आपका अगर प्रेजेंस रहता है तो मुझे ये उम्मीद है, आशा है कि बहुत सारे बच्चे इससे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से या अपना ज़िंदगी अंधकार होने से बच सकते हैं। हम्म। तो दोस्तों, आज का जो ये एडवाइजरी के ऊपर ओवरव्यू था, यहीं तक सर। आप आगे इस पे कुछ आखिरी में बोलना चाहेंगे बच्चों को, पेरेंट्स को, कि एडवाइजरी के बच बिहाफ पे वो पढ़ने न जाएं या पढ़ने जाएं? एडवाइजरी को वाकई में ठीक से किसी से पढ़वा ले, कंसल्टेंट से ना पढ़वा ले, किसी वकील को दिखा के, गैजेट सामने रख के उनको बोलें कि क्या ये तालमेल खा रहा है कहीं दूर दूर तक, तब जाके जाए। वेरी गुड। क्योंकि वो वकील आपके काम आ सकता है, कंसल्टेंट कल को नहीं है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई एडवाइजरी के ऊपर। एडवाइजरी की क्या लीगलिटी है, क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, क्या एजुकेशनल कंसल्टेंट को लीगल दायरे में लाया जा सकता है? क्या वो जिस सर्विस के लिए आपको कमिटमेंट करते हैं, जिस सर्विस के लिए आपको प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं, उन सारी सर्विस के बदौलत अगर उनका जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं होता है, तो इंडिया के ऐसे कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से एक्ट हैं जिसके तहत उनको लीगल दायरे में लाया जा सकता है, और उसका रेमेडी क्या हो सकता है, उसका पनिशमेंट क्या हो सकता है, उसकी सज़ा क्या हो सकती है, इसके बारे में अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे बातचीत हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी है, फ़ोन नंबर भी है, या आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार कर लीजिए। वो भी करें। मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। बहुत छोटा आदमी हूँ, 200 ही लेके चल रहा हूँ, लेकिन व्यूज़ ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी कंट्री को बुरा कहने का, मेरा कोई राइट नहीं है किसी कंट्री को अच्छा करने का। हर कंट्री अच्छा होता है, हर कंट्री बुरा होता है। ये आपको देखना है और तय करना है। हमारा काम है कि क्या लेटेस्ट अपडेट है, किन चीज़ों को आप तक पहुंचाया जाए जिससे आपका फ्यूचर, कैरियर और एजुकेशन बच सके और आप सिक्योर हो सकें और जीवन में मज़े ले सकें। चलिए, फिर मिलते हैं जल्दी।